यस सर आवाज आ रही है। सही नहीं आ रही सर। वो कोई नेट का इशू आपकी तरफ से हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे नेट का कोई ऐसा खास प्रॉब्लम वैसे नहीं है। सर सही आ रही है आवाज बिल्कुल। ओके ग्रेट। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर एंड सेशंस। हमने लास्ट टाइम जो सेशन किया था वो बड़ा मेजर रोल था उसका कि हमने ब्रांड्स को ईमेल करके उनका रिस्पांस चेक करना था। ऑफ कोर्स इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके पास कंपनी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बट पर रीजन ये था कि आप एटलीस्ट एक फेमिलियर हों कि एक ईमेल कैसे की जाती है और उसका रिस्पांस कैसे लिया जाता है और फिर उसके बाद आगे कैसे चला जाता है। सो ऑफ कोर्स जब आप किसी वीए के साथ या आप खुद बिजनेस करेंगे तो आप इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। सो वी आर हियर। अगर आपको कभी भी कोई किसी हवाले से गाइडलाइन चाहिए होगी कि अब ये ब्रांड की तरफ से ईमेल आई है तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो वो सारा हम आपको ज़्यादा साथ साथ गाइड करते रहेंगे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट यूं हो गया कि जिन दिनों मैंने आपको ये वाली प्रैक्टिस कराई उन दिनों वहाँ पे हॉलीडेज थे, तो रिस्पॉन्स भी है वो काफी ठंडा रहा। लेकिन अगर यही, क्योंकि आपको एक चीज तो आ गई है, अब आप ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको क्लाइंट्स हैंडल करने हैं या क्लाइंट मिलते हैं तो वी आर द बैक। हम आपके साथ मिलके यानी कि ई कॉमर्सर्स के प्लेटफॉर्म से अगर वो क्लाइंट मेच्योर करते हैं आप, सो हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे होलसेल के हवाले से। मैं अभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप कोई ड्रॉप शिपिंग और पीएल का कोई भी क्लाइंट लें। आप अभी सिर्फ होलसेल के क्लाइंट्स को एंगेज करने की अगर कोशिश करते हैं और आपसे हो जाती है बात उसकी, सो हम ये है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे उस हवाले से। हम यहाँ पे कोई हम अपने जो सीनियर मेंबर हैं उनको किसी के आपके साथ अकाउंट के साथ अटैच कर देंगे और फिर उनके साथ जो भी आपकी डीलिंग शीलिंग होगी, प्लस आपको फायदा ये होगा कि आप कोई ना कोई मेंटोरशिप मिल जाएगी और आप कहीं ना कहीं अगर कोई मसाइल होंगे, कोई पूछना हो तो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम चाह रहे हैं कि आप मार्केट में अगर आप जाएं सो बड़े कॉन्फिडेंट होकर जाएं कि आप अगर किसी टाइप का भी कोई एलएलसी के हवाले से या होलसेल के हवाले से कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको पता हो कि हमारे पीछे ई कॉमर्सर्स के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स खड़े हैं, सो हम बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। अब आखिरी सेशन या जो आखिरी पोर्शन है इसका, वो बेसिकली मैंने कहा था कि अमेज़न सेलर सेंटर के हवाले से था। तो आज हम कोशिश मैंने ये की है कि मैं आपको सेलर सेंटर के हवाले से थोड़ा सा इंटरफेस के हवाले से और कैसे शिपमेंट क्रिएट करते हैं वो बता दूं। लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी क्लाइंट की सेलर सेंटर उसकी अपनी एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। सो मैंने इसलिए लाइव बजाय इसके कि सेलर सेंटर पे लाइव जाके आपको दिखाऊं सारा, बिकॉज वो किसी का भी अकाउंट हो सकता है। सो मैंने उसी के कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि सारा एक्सप्लेन करूं ताकि आपको सही एग्जैक्टली समझ आए। फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस क्यूरीज तभी हल होने हैं जब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आप। एक्सप्लोर करने के लिए आपको तभी सेलर सेंटर मिल सकता है जब आप किसी क्लाइंट के साथ अटैच होंगे। सो राइट नाउ क्योंकि हम इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो होगी वो आप यूट्यूब चैनल्स पे जो हमारा है उस पर अपलोड करेंगे। सो आपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया होगा तो आप वहां से इसको रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबके साथ। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? यस सर। ओके, वन सेकेंड में इसको, ये हमने पुराना वाला काम किया था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट वगैरह किया था, सारा सिलसिला। अब जस्ट वन सेकेंड। जी मैं आपके साथ स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। लास्ट क्लास के बारे में अगर कोई भी बात आपकी क्वेरी होगी तो हम एंड में उसको रखेंगे, और यहाँ पे भी जो कुछ भी आपने पूछना होगा वो भी ज़्यादा हम उसको एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप मेरे साथ चलेंगे। ओके जी,
सबसे पहले तो ये है कि जी Amazon सेलर सेंट्रल के लिए आपको एक्सेस ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अब ये अवेलेबिलिटी है कि अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से ही अपने ईमेल एड्रेस और अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स और बैंक अकाउंट में जो आपका एड्रेस होगा वो आपका घर का एड्रेस या लोकल फोन नंबर या नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका यूज होगा वो मिजान बैंक से थ्रू होगा, तो पाकिस्तान में आप अपना सेलर सेंटर ऑपरेट कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। सो वो एक अलग से देखेंगे हम कि कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेलर सेंटर की एक्सेस हो, भले वो पाकिस्तान का हो या किसी भी एक का हो, मतलब मैंने जो एग्जांपल ली है वो .com से लिए, तो सिंपली ज़ाहिर है सबसे पहले आप सेलर सेंटर पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, वो जो भी आपका पासवर्ड ईमेल वगैरह होता है आप लॉगिन करते हैं ना, तो सबसे पहली जो आपको इंटरफेस सेलर सेंटर का होता है वो ये सामने वाली पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, नीचे वो Amazon की प्रमोशंस चल रही होती हैं, वो कुछ भी ट्रेनिंग चल रही है या लिस्टिंग क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है या उनकी वो पूरी यूनिवर्सिटी है जो इस बारे में गाइड करती है, तो ये सारा एक यूनाइटेड स्टेट का एक इंटरफेस था, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ नजर आ रहा होगा आपके लेफ्ट साइड पे कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग है, ऑर्डर है, एडवर्टाइजिंग है, स्टोर है, ग्रोथ है, रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस है, इन पार्टनर नेटवर्क है। अब इस सारे को एक्सप्लोर तो तब आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास होगा, तो आप एक एक चीज को देखते जाएं और चलते जाएं, लेकिन मैं उन चंद चीजों को जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा जो इमीडिएट आपको जरूरत पड़ेंगी, या हो सकता है कि साल 6 महीने आप उन्हीं के साथ चलते रहें, बाकी चीजों को एक तरफ आप देखें भी ना। सो ये बेसिकली पहला इंटरफेस है। आप देखें यहाँ पे इसमें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ जी मार्केट प्लेसेस, 3 मार्केट प्लेसेस हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट का है, तो यूनाइटेड स्टेट में नॉर्मली 3 मार्केट प्लेसेस जो हैं वो एक है मैक्सिको, एक यूनाइटेड स्टेट खुद, और फिर उसके बाद है एक ब्राजील या कनाडा, बल्कि सॉरी कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में तो ब्राजील भी सारा आ जाता है, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट खुद। सो ये 3 मार्केट्स हैं, ये 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, मतलब इसको सेल ग्लोबली भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जरा Amazon से वो कांटेक्ट करके और ओपन करवाना पड़ता है ये कंडीशन कि मैंने पूरी ग्लोबली इसको सेल करना है। सो यूएसए से यूके को अप्रोच किया जा सकता है और यूके से यूएसए को भी अप्रोच किया जा सकता है मार्केट प्लेसेस के हिसाब से, लेकिन अभी राइट नाउ यहाँ पे नॉर्मली 3 ही होती है। जब आप .com पे अकाउंट क्रिएट करते हैं या आपके पास होगा तो नॉर्मली उसके पास 3 ही मार्केट प्लेसेस होंगी, बट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप बाकी कंट्रीज के लिए भी ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर्स का मतलब होता है जो ऑर्डर्स आपके आ चुके होंगे, यहाँ पे मैंने सारा कुछ एलिमिनेट कर दिया था, सिर्फ ये ज़्यादा किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। ओपन ऑर्डर्स का मतलब होता है कितने ऑर्डर्स आपको आ चुके हैं, लाइक आज एक दिन में फॉर एग्जाम्पल 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ आना था 100। तो ओपन ऑर्डर से मुराद बेसिकली ये है कि अभी वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए, पेंडिंग में, लेकिन बहरहाल वो आपके पास अभी 100 ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है ना। वो पेंडिंग में है, उसको शिप होने में अभी टाइम लगेगा या उसकी प्रेप में टाइम लगेगा, इसलिए वो जैसे जैसे ऑर्डर्स शिप होते जाएंगे ये ओपन ऑर्डर्स कम होते जाएंगे। तो लाइक सपोज आपके आज 100 ऑर्डर्स आ गए, कल भी 100 ऑर्डर आ गए, तो उसमें से टोटल आपके 200 हो गए, लेकिन हो सकता है उसमें से 50 डिलीवर हो चुके हो, तो फिर आपके कम होके 150 रह जाएंगे। सेम एज इज टुडे सेल का मतलब ये होता है कि जो आज आपके ऑर्डर्स आएंगे होंगे 24 आवर्स में, उसके लेट्स सपोज आपको 100 ऑर्डर्स आए हैं और आपकी कोई बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी बिक गई हैं डिफरेंट रेट्स में, तो लेट्स सपोज आपकी सेल आज हो गई है $5,000, तो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा $5,000, ठीक है। अच्छा, आगे है बायर मैसेजेस। बायर मैसेजेस का मतलब ये होता है कि जो बायर आपसे खरीदेगा, जो कस्टमर आपसे खरीदेगा, उसकी कोई खास क्वेरी है, अगर लेट्स सपोज उसकी क्वेरी है अबाउट प्रोडक्ट के बारे में, या उसकी क्वेरी है कि वो इनवॉइस लेना चाहता है आपसे, या उसकी क्वेरी है कि आपकी प्रोडक्ट मैं रिफंड करना चाहता हूँ, या इस प्रोडक्ट में मुझे ये चीज मिसिंग हो गई है, या कोई भी उसका मैसेज है, तो यहाँ पे बायर मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो वो 10 हो, 50 हो, 20 हो, उनको आपको टैकल करना पड़ता है। कोशिश यही होती है कि 24 आवर्स में इसको टैकल किया जाए। वो टैकल करने का तरीका ये है कि जो बायर मैसेज आपको यहाँ पे शो होगा ना, लेट्स सपोज यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ पे भी शुरू हो रहा है 0, तो यहाँ पे बायर मैसेज अगर शो होता है लेट्स सपोज 5, सो 5 जो है वो आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास टोटल ओपन हो जाने थे 5 बायर मैसेजेस, तो 1 बाय 1 आप उनको एड्रेस कर सकते थे, उनके इश्यूज को देख सकते थे। आपको जब उसको आप क्लिक करते तो ऑटोमेटिकली सामने से नजर आ जाता कि जी ये इस बायर का ये इशू है, तो आप उसको एड्रेस कर सकते थे। अगर उसकी कोई प्रोडक्ट मिसिंग है, कोई आइटम पूरी नहीं पहुंची उसके पास, या डैमेज चली गई है, या कोई भी उसको मसला होगा, वो आपसे डिस्कस करेगा, और Amazon आपको इस मामले में पूरी सपोर्ट करता है कि आप बायर को भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो उसकी आईडी वगैरह दी हुई होती है, तो आप वहां से उसको ईमेल डायरेक्टली करेंगे, तो ये Amazon की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट उस तक पहुंच जाएगा आपका। तो आपकी कम्युनिकेशन थ्रू दिस चैनल चलती रहती है बायर्स के साथ। बाय बॉक्स विन्स का मतलब है कि कितने % बाय बॉक्स आपने विन किया है। लाइक आपने अपनी 10 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं और 10 प्रोडक्ट्स में 3 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बिक रही हैं,
तो उनका बाय बॉक्स लेट्स सपोज कोई परसेंटेज बनती है, लेट्स सपोज 40%, इसका मतलब आपने 40% अपनी सारी लिस्टिंग में से अभी 40% बाय बॉक्स विन किया। तो फॉर एग्जांपल आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 की 10 बहुत अच्छी चल रही हैं और 100% बाय बॉक्स भी आपको मिल जाता है, यानी कि आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको बाय बॉक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे वो एक रफ सा आइडिया है, परसेंटेज मिल जाती है कि जी इतना बाय बॉक्स मैंने विन कर रहा हूँ, ये ऐसी प्रोडक्ट्स में मैं विन कर रहा हूँ। सो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बाय बॉक्स 50% भी होता है, 40 भी होता है, 30 भी होता है, 10 भी होता है। लाइक आपके डिपेंड करता है कि आप कितना री स्टॉकिंग करते हैं और कितनी आपकी प्रोडक्ट जो है वो पोटेंशियल वाली है, जो आपकी बाय बॉक्स जो है वो आपको विन करने में ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। उसके बाद टोटल बैलेंस, ऑफ कोर्स जितना आप Amazon पे सेल आउट करेंगे उसके अगेंस्ट जो आपको Amazon अपनी फीसेस चार्ज करके, जिसको आप FBA फीस कहते हैं और रेफरल फीस जिसमें इंक्लूड होती है, सो वो चार्ज करके जो Amazon है वो आपको बाकी के पैसे वापस रिटर्न करता है, वो यहाँ पे आपके टोटल बैलेंस में आ जाता है। लाइक आपने $1000 की परचेजिंग की और $1000 का आपने सेल की और $1000 में जो Amazon की फीस बनती है, लेट्स सपोज वो कोई 300 बनती है, तो 300 उसने काट लेने, बाकी 700 आपको देने। तो ये यहाँ बैलेंस शो होता जाएगा। उसके बाद है IPI का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसमें यहाँ पे 411 है। अब IPI जो किसी प्रोडक्ट्स में कितनी जान है और वो प्रोडक्ट्स कितनी अवेलेबिलिटी उसकी कैसी है और आप उसमें लिस्टिंग में कैसे हैं, आपकी लिस्टिंग लेट्स सपोज आपने 50 की लिस्टिंग की थी, 50 यूनिट्स की, तो वो सारे बिक गए, लेकिन आपने रीस्टॉक नहीं किया उसको, और इन स्टॉक है या नहीं है, तो कितने चीजों में है कितने में नहीं है, तो ये आप एक स्कोर वो आपको जारी करता है कि जी 1000 में से आपके 411 जितने मार्क्स होते हैं इस तरह है। तो जितना ही अच्छा होता जाएगा इसका मतलब उसकी इन्वेंट्री उतनी अच्छी, मतलब उसने वो री स्टॉकिंग उसकी ज्यादा बेहतर है, इस वजह से उसकी IP ज्यादा अच्छी होती जाएगी। ठीक है, सो ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। एग्जांपल पे मतलब 411 मैंने लिखा है, मतलब ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे 800 हो। सो IPI 800 का मतलब है कि सेलर सेंटर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका री स्टॉकिंग बहुत अच्छी है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज किसी का 200 हो, 300 हो, तो इसका मतलब बड़ा अलार्मिंग है। और Amazon जो है वो फिर कोशिश ये करता है कि फिर आपको जब ऑर्डर, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जब लेट्स सपोज आप एक ऑर्डर करते हो कि सपोज आपने 50 यूनिट मंगवा लिए, सपोज आपने 50 यूनिट मंगवा लिए और आपके वो बिके ही नहीं या किसी वजह से लिस्टिंग खराब हो गई। एक मिनट, मैं क्योंकि दोबारा क्लास में आए हैं तो मैं जरा उनको ज्वाइन करा दूं क्लास। सो IP का मतलब बेसिकली है कि Amazon फिर उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि जी आप इतनी ज्यादा अमाउंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ना भेजें। लाइक सपोज पहले आपने 50 यूनिट भेजे थे और IP की भी अच्छी नहीं है, तो Amazon फिर ये खुद ही कहता है कि जी अब आप इस दफा 50 ना भेजें, 40 भेज दें, 30 भेज दें, बिकॉज आपका स्टोरेज ही पड़ेगी आपको, आपकी प्रोडक्ट तो बिक नहीं रही। सो वो इस तरह IPI जितनी अच्छी होती जाती है, यानी कि मैक्सिमम होती जाती है, इसका मतलब है स्टोर उतना अच्छा चलता जा रहा है, उसकी स्टॉकिंग अच्छी है बेसिकली, और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, तो Amazon आपको इजाजत भी देता है कि ज्यादा से ज्यादा आप री स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला इंटरफेस था। लॉगिन के बाद यानी कि जब आपको सबसे पहली चीज नजर आएगी वो ये सारी चीज नजर आएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, उसके बाद प्राइसिंग है, ऑर्डर्स है, एडवर्टाइजिंग है, स्टोर्स है, ग्रोथ रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, मतलब ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बेसिकली इन्वेंट्री का मतलब है मैनेज इन्वेंट्री, कि आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, मैनेज FBA इन्वेंट्री, ये सारा जिसको आप ओपन करते जाएंगे आपको सामने चीजें नजर आती जाएंगी। तो यहाँ मैंने वैसे ये रखा था रिपोर्ट्स को, क्योंकि हम हर चीज को ओपन नहीं करते, हम चंद चीजों को इसमें से लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने रिपोर्ट को ओपन किया, मैं वैसे शुरू से बताऊंगा कैटलॉग से, लेकिन चलो रिपोर्ट को मैं बताता हूँ। रिपोर्ट में क्या क्या होगा, आपकी पेमेंट्स रिपोर्ट, Amazon सेलिंग कोच, बिजनेस रिपोर्ट, आप फुलफिलमेंट, रिटर्न्स, जितने भी कस्टम रिपोर्ट्स क्या है, टैक्स डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी क्या है, यानी कि आप जब आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी कि आपकी पेमेंट्स का शेड्यूल आपको पता चल जाएगा कि कैसे आ रही हैं, ये पता चल जाएगा कि कितने दिनों बाद मेरी पेमेंट शेड्यूल होगी, तो ये भी पता चल सकता है कि आपने क्या चीज बेची है, क्या चीज खरीद, कितने Amazon डिडक्शन कर रहा है और कितना आपको रिटर्न कर रहा है। तो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इससे आपको पता चल सकता है, आपको पूरी बिजनेस रिपोर्ट मिल सकती है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट को मैंने जो चीजें यूज करते हैं ना नॉर्मली, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँ। सबसे पहले जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं ना, आप लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट, आपने ब्रांड को कांटेक्ट किया, ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दिया, आपके पास लिस्ट आ गई, आपने लिस्ट को एनालिसिस किया, एनालिसिस आपको पता है कि हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गई।
तो जब आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी तो अब आपने की बारी आती है कि यार इसको शिपमेंट मैंने कैसे करना है। तो शिपमेंट ऐसे करेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे कैटलॉग पे। अब कैटलॉग में जाने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। दो ही कैटलॉग में जब जाएंगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, कंप्लीट योर ड्राफ्ट या ऐड प्रोडक्ट। तो हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट। जब ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होगा और इस पेज पे आप उस प्रोडक्ट का कोई एसन डाल देंगे, ठीक है। जो भी उस प्रोडक्ट का एसन होगा, यानी जिस प्रोडक्ट को आप करना चाह रहे हैं डेफिनेटली आप उसका कोई एसन होगा, वो एसन यहाँ पे आप पुट करेंगे। तो अब उसके बाद आप सर्च का बटन दबाएंगे तो वो एसन के बाद अगली स्टेज में आपको लेके जाएगा इस पे, ठीक है। लेट्स सपोज ये मैंने जनरल पे एक प्रोडक्ट थी, मैंने इसका एसन लिया, एसन लेने के बाद मैं यहाँ पे गया। सो मेरे पास यहाँ कंडीशन दो तरह की आ सकती है। पहली कंडीशन ये आ सकती है, ये पूरी प्रोडक्ट की वो डिटेल जो आप अमेजोन पे देखते हैं ना, वो पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। उसका यूपीसी वेरीफाई कर सकते हैं आप। अच्छा, फिर उसके बाद ये नंबर वेरीफाई करते हैं, सेल रैंक आपको पता चल रहा है, ऑफर्स का मतलब होता है कितने लोग उसको बेच रहे हैं। तो एक ही बंदा बेच रहा है, ये कोई प्राइवेट लेवल की हो सकता है प्रोडक्ट हो, तो वो एक ही बंदा भी बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे देखिए लिखा है सिलेक्ट अ कंडीशन। कंडीशन में क्या सिलेक्ट करना है, वो कह रहा है जी अप्लाई टू सेल। ये वो बात है जो ब्रांड्स आपको अप्रूवल देता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या कोई प्रोडक्ट आपको रेडी टू सेल मिलेगी या कोई प्रोडक्ट आपको अप्लाई टू सेल मिलेगी। सो अगर ये प्रोडक्ट रेडी टू सेल ना हुई तो लिखा हुआ आएगा अप्लाई टू सेल। अब अप्लाई टू सेल में जब आप क्लिक करेंगे तो वो रीजन दे देगा कि जी आपकी कैटेगरी हुई हुई अभी या आपको ब्रांड ने रोका हुआ। सो फिर अगर कैटेगरी अनगेट हो या ब्रांड ने रोका हो तो अमेजन दो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है। पहला डॉक्यूमेंट मांगता है कि जी जहां से आपने खरीदी है उसकी इनवॉइस सबमिट करवानी, ठीक है। और दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है, डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, दूसरी पिक्चर्स मांगता है कि अच्छा आपने ये प्रोडक्ट जो लिया है ये जेन्युइन है, आप इसकी पिक्चर्स अपलोड करें। सो पिक्चर मतलब ये जो कटिंग बोर्ड ऑयल जो है, अब ये जो है मुझे एग्जैक्टली अपने प्रेप सेंटर में उसकी पिक्चर लेनी पड़ेगी और इसकी इनवॉइस मैं वहां से लूंगा जहां से मैंने इसको खरीदा है, मैं अपलोड करूंगा अमेज़न सेंटर में, यहाँ पे जाके जहां अप्लाई टू सेल लिखा हुआ है। और उसके बाद में इंतजार एक दिन का टाइम देता है, 2 दिन का देता है या 2 घंटे का देता है। उसके बाद वो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। तो लेट्स सपोज वो मुझे रिजेक्ट कर देता है तो इसका मतलब है जो आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली है वो अब उसमें अब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिस बायर या जिस सेलर से या जिस सप्लायर से आपने ली है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है। इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि सेलर जो है वो ऑथेंटिक हो। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सेलर जो हो वो जो आपका सप्लायर है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ब्रांड होना चाहिए, रिटेलर नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिटेलर बाज़ औक़ात बड़ी सस्ती चीज बेच देते हैं सेल पे, लेकिन वो इनवॉइस एक्सेप्टेबल नहीं होती अमेजोन के लिए। सो अमेजोन यहाँ जाके आपको बेचने की इजाजत ही नहीं देगा, इसलिए फिर आपके जितने भी यूनिट खरीदे हुए होंगे वो सब बेकार चले जाएंगे। तो ये बड़ा ख्याल रखना है कि जिस सप्लायर या जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने लिया है, आपने उसको लेने के बाद उसकी इनवॉइस अगर सबमिट करवानी है तो पहले इनवॉइस ले लें, पहले परचेजिंग ना करें। बट ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक है कि आप ऐसा करें कि पहले उसको कहिए मुझे इनवॉइस भेज दें, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी इनवॉइस के अगेंस्ट आपको जब पे करेगा तो आप मुझे पेड इनवॉइस बना के देते हैं ना, अभी मुझे इनवॉइस दे दें। तो इनवॉइस जब आपके पास आ जाए तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हर दफा हर जगह ट्रिक नहीं यूज किया हो सकता, तो इसमें जब आप इसमें खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपको बड़ी बड़ी चीजें नजर आ जाती हैं कि हम इसको कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट ये है कि लेकिन जब ये 1 सेकेंड, एक दो स्टूडेंट्स हो रहे हैं, मैं उनको भी बीच में ले लूं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जरूरी नहीं होता कि आपकी हर चीज जो है वो सेलेबल हो, इसलिए आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने सिर्फ बताया है कि इनवॉइस एंड पिक्चर। तो समटाइम्स किसी प्रोडक्ट में सिर्फ इनवॉइस और समटाइम किसी प्रोडक्ट में दोनों, ठीक है, या दोनों मांगेगा या एक मांगेगा। और अमेजोन इनवॉइस तो किसी स्टेज पे भी मांग सकता है। आप 6 महीने से एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अचानक अमेजोन को ख्याल आना, उसने कहना अच्छा इस प्रोडक्ट की इनवॉइस दें, मुझे आपके कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आई, तो आपको इनवॉइस देनी पड़ेगी। लिहाजा विदाउट इनवॉइस आप कोई चीज भी नहीं खरीदते। तो इनवॉइस हमेशा आपको या डिस्ट्रीब्यूटर देगा या होलसेलर देगा या ब्रांड देगा, रिटेलर नहीं देगा। इसलिए हम हमेशा होलसेल में रिटेलर के पास नहीं जाते, वो चीजें नहीं उठाते, क्योंकि हमें इनवॉइस का हमेशा डर होता है वो प्रोडक्ट हमारी
जो है वो खराब भी हो सकती है, यानी कि हम उसको सेल करने के काबिल भी नहीं होंगे, तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर वो रिटर्न ले ले तो फिर तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपको पता है सेल्स में चीज रिटर्न नहीं होती, तो सेलें लगी हुई हो तो लोग ले तो लेते हैं, लेकिन वापसी फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए बड़ा ख्याल रखना है कि जहां से आपने चीज उठाई है वो एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हो। ठीक है, ब्रांड का फिर कोई मसला नहीं, ब्रांड तो खुद ब्रांड होता है, उसके तो कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अभी यहाँ पे आपने यहाँ एंट्री की, यहाँ एंट्री करने के बाद आपको डायरेक्ट ये स्क्रीन नजर आई। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट ये स्क्रीन नजर आई तो उसमें लिखा होगा कि अच्छा ठीक है न्यू है, सेल दिस प्रोडक्ट। देखो यहाँ अप्लाई नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ सेल दिस प्रोडक्ट। इसका मतलब है इसको ये रेडी टू सेल है। दो टर्म्स बोली जाती हैं, अप्लाई टू सेल एंड रेडी टू सेल। सो दिस इज रेडी टू सेल। और अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना सेल दिस प्रोडक्ट, तो मेरे पास आगे इस प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएशन करने के सारे वो फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं वहां से प्रोडक्ट खरीदने के बाद मैंने उसकी इनवॉइस भी मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जाके वहां पे ऐड टू कैटलॉग में करूंगा, प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद मैं सर्च करता हूं तो मुझे कंडीशन कहता है रेडी टू सेल दिस प्रोडक्ट। में सेल दिस प्रोडक्ट को क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये पहला फेज ये आएगा, यानी कि जब आप सेल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये चीज आएगी कि अच्छा अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बताएं कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी दें। मसलन सेलर एसकेयू का मतलब ये होता है कि आप नहीं मर्जी नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई शैम्पू रखना है, हेड एंड शोल्डर है, तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं हेड एंड शोल्डर, और उसका कोई नंबर दे देते हैं हेड एंड शोल्डर 1। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 लेट्स सपोज आपकी पहली प्रोडक्ट है तो आप 1 लिखते हैं, दूसरी प्रोडक्ट को 2 लिखते हैं, तीसरी प्रोडक्ट को 3 लिखते हैं। तो आप ये नंबरिंग कर रहे हैं, बेसिकली आप डायरी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस, आप किस प्राइस पे उसको लिस्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर कहीं लिखा होता है अमेजोन की वेबसाइट पे कि जी $40 की ये बिक रही थी, उसमें उसने लाइन डालता है और लाइन डालने के बाद नीचे लिखता है जी अब ये $32 की। तो वो जो $40 लिखा होता है ना, वो यहाँ की प्राइस होती है। सो बेचें आप उसको बेशक 32 में, लेकिन जब प्राइस आप हमेशा जब पहली दफा आप लिस्ट करें तो हमेशा प्राइस थोड़ी सी बड़ी रखें। ठीक है, सो ऊपर से नीचे आना आसान है, अमेजोन को पसंद भी है कि जी 40 की चीज थी और ये कम करके बेच रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे, लेट्स सपोज आपने एक बजट बना लिया इस एक प्रोडक्ट का कि यार ये मुझे 15 की बेचनी चाहिए, या मैंने 15 का वो देखा हुआ पूरा ग्राफ, तो आप 15 प्राइस ना लगाएं, आप उसकी प्राइस लगा लें 20। ठीक है, वो बाद में आप बेशक लिस्ट चेंज कर सकते हैं, आप 15 कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जब पहली क्रिएशन करें तो $5-6 ऊपर रख के रखें। ठीक है ना, प्रोडक्ट के हिसाब से। उसके बाद है कंडीशन के न्यू है, यूज्ड है, कैसी है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू है, तो हम न्यू ही बेचते हैं तो हम इसलिए न्यू कहेंगे। और उसके बाद लिखा था जी आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, जिसको कहते हैं FBM। ठीक है, और Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड द कस्टमर सर्विस। तो ऑफ कोर्स हम FBA करेंगे तो हम Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड द कस्टमर सर्विस यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, सो पहले स्टेज ऐड टू कैटलॉग में करेंगे, दूसरी स्टेज देखेंगे कंडीशन सेल दिस प्रोडक्ट है, फिर तीसरी स्टेज ये वाली है कि ये पूरा हमें फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें मैंने वैसे रफ आईडी पे फिल भी किया, और मैंने लिखा है सेलर SKU में लिख दिया 001। ठीक है, ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी और मैंने स्टैंडर्ड प्राइस लिख दी $40। अब मैंने बेचनी लेट्स सपोज 30 पे, यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है USD 17। वो कह रहा है मैच प्राइस, वो खुद बता भी देगा कि लोएस्ट प्राइस कोई बंदा 17 में बेच रहा है तो आपने इसके साथ मैच करनी है। तो मैंने कहा नहीं मैच नहीं करी, मैंने 40 की बेचनी। ठीक है ना, तो इतना दूर है, ये काफी गैप है, ये मैंने वैसे रैंडम लिखा है, आपने इतना गैप नहीं देना, जो लोएस्ट है उससे बस $5-7 ऊपर रख के बेचे। तो अभी नहीं, तो अभी तो मैंने ये वैसे एग्जांपल दिए। तो यहाँ अगर 17 प्राइस है तो आप 17 मत रखें, आप रखें 25 रखते हैं, वो ठीक है। 40 काफी दूर है, उस प्रोडक्ट की इतनी वर्थ ही नहीं है 40, वो कभी भी नहीं बेचनी, सारी जिंदगी नहीं बेचनी 40 पे। तो इसलिए बेहतर है कि उसके करीब करीब रखें, ताकि आपको जब आप डिस्काउंट दें तो पता चले कि जी काफी डिस्काउंट दी है इसमें। सर सुनहरा ऐड होना चाह रही है, उन्हें ऐड कर ले। ओके, सो यहाँ पे आप 40 जो लोएस्ट प्राइस होगी उसके करीब करीब वाला कोई भी यूनिट रख सकते हैं। देखिए कंडीशन में मैंने न्यू कर दिया और नीचे लिख दिया मैंने Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। सो ये आपकी थर्ड स्टेज होगी। ठीक है ना, जिसमें आप शिपमेंट जब क्रिएट करते हैं तो थर्ड स्टेज में यहाँ पे पहुंचते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑफ कोर्स जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे अगला बटन होगा कि जी आप इसको कंटिन्यू करें या नेक्स्ट करें, तो आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, पेज पे आएंगे तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी आपका SKU 112 है,
जो नंबर मर्चेंट का रखा था, ठीक है, वो नंबर दे देगा, टाइटल दे देगा, मर्चेंट दे देगा, अमेज़न बारकोड ओनली। अब यहाँ पे ना दो चीजें, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। बारकोड का क्या मतलब होता है? बारकोड का मतलब है बेसिकली लेबलिंग, जो आपने प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगाएंगे, जिससे ये आपके सेलर सेंटर का वो लेबल होगा। अब अमेज़न पे हजारों प्रोडक्ट, लाखों प्रोडक्ट पड़ी हुई होंगी, कोई प्रोडक्ट फर्ज करो किसी को भी मिल जाती है, उसको स्कैन करेगा ना, उसको फौरन पता चल जाएगा कि ये इस सेलर सेंटर की प्रोडक्ट है, वो उधर भेज देगा। उस पे बाज़ ना चीजें गुम जाती है। मतलब आपने 500 यूनिट भेजे, अब वो 500 यूनिट इकट्ठे अनलोड हुए और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते थे, टाइमिंग डिफरेंट थी, शिफ्ट चेंज हो गई, तो आपकी प्रोडक्ट सपोज ऊपर नीचे कहीं हो गई, तो फर्ज करा आपके 100 यूनिट गुम गए। अब 100 यूनिट गुमने वाली बात ये नहीं कि 100 यूनिट किसी जगह पे गायब हो जाएंगे, 100 यूनिट उधर कहीं पड़े, तो जब उसकी बारी आएगी ना, लोग जब वहां पे जो सर्विस दे रहे हैं वो जब उसको स्कैन करेंगे, तो जब स्कैन करेंगे ना, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होगा, वो लेबल जो होगा वो अमेज़न आपकी सेल के साथ अटैच होगा। तो जैसे ही वो लेबल को स्कैन किया जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये मिस्टर एक्स का एक सेलर सेंटर है, उसके ये प्रोडक्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट जो है वो वहां पे दोबारा से, बेशक आउट ऑफ स्टॉक भी होगी ना, दोबारा से लाइव कर दे, एक्टिव कर देगा दोबारा से। सो अमेज़न बारकोड ओनली का बारकोड देगा। सो किसी प्रोडक्ट में अमेज़न बारकोड ओनली होता है, किसी प्रोडक्ट में जो मैन्युफैक्चरर बारकोड होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, जो भी कंडीशन होती है वो यहाँ लिखी जाती है। मतलब अगर अमेज़न को मैन्युफैक्चरर बारकोड एक्सेप्टेबल है ना, तो वो क्या करेगा, अमेज़न बारकोड की बजाय लिख देगा मैन्युफैक्चरर बारकोड एंड अमेज़न बारकोड, इट्स योर चॉइस कि आपने क्या करना, ठीक है। तो हम अमेज़न बारकोड के पैसे लेते हैं, सो बहुत नॉमिनल से पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर बारकोड है उसी को यूज किया जाए, ठीक है ना। सो ये पहली स्टेज आएगी, फिर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है कि अच्छा आप शिपमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट आ कैसे रही है। सो आप केस पैक में ला रहे हैं प्रोडक्ट को, या इंडिविजुअल पैकेट्स हैं। अब देखिए इन दोनों कलर्स में आपको नजर आ रहा होगा फर्क, डिफरेंस। ये जो केस पैक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक ही टाइप के, एक ही केस में हर एक आइटम एक यूनिक आइटम है, एक ही तरह की आइटम है। मतलब लेट्स सपोज शैम्पू है ना, तो सारे ही शैम्पू हैं, सारे ही एक ही कंपनी के शैम्पू हैं, हर चीज एक तरह की है। लिहाजा इसको क्रिएट करना है, या आपने एक बॉक्स लिया हुआ है, उस बॉक्स में आपने शैम्पू भी डाले हुए हैं, उस बॉक्स में आपने कोई टॉयज की भी डाली हुई है चीजें, उस बॉक्स में आपने कोई 2-4 आइटमें और भी डाली हुई है, तो एक ही बॉक्स बना लिया। यानी कि 20 शैम्पू रख लिए हैं, 20 आपने कुछ और रख लिए हैं, 10 कुछ और रख लिए हैं, तो वो पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऐसे भेज रहे हैं या ऐसे भेज रहे हैं। तो हम ज़ाहिर है नॉर्मली यही करते हैं कि केस पैक प्रोडक्ट्स एक ही डब्बे में एक ही यूनिट तरह के बना के बेचते हैं, मिक्स नहीं करते, उसमें ज्यादा हैसल हो जाती है, फिर वो घूमने का भी चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए हम अगर लेट्स सपोज कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं तो अलग अलग डब्बे ही बनाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जी केस पैक प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं शिपिंग की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में फिर हम आएंगे यहाँ पे, अगली स्टेज में हमसे पूछेगा, ये स्क्रीन जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होगी, मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे पहुंचे, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है अमेज़न बारकोड लगने। अब आगे चले गए, केस पैक पे आपने चेक इन किया, ये पहले वहां में इंडिविजुअल पे चेक इन करता है, अब यहाँ से यहाँ पे चले गए। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब आएंगे ना तो आपसे पूछेगा अच्छा क्या भेज रहे हैं आप, वो किस टाइप में भेज रहे हैं। तो ये दो कॉलम्स मैंने रफली वैसे फिल किए हैं, ये दो बॉक्स जो हैं ये फिल करने होते हैं। आपने लिखना यूनिट पर केस, एक केस के बोलते हैं उस, वो बॉक्स जो है वो कबर्ड जो कपबोर्ड है ना, वो सारा वो बॉक्स है, उसको कहते हैं एक यूनिट पर केस में। तो एक में 20 यूनिट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एक डब्बे में 20 शैम्पू। अच्छा वो पूछेगा अच्छा नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, तो कितने बॉक्स आप भेज रहे हैं, तो हम 5 भेज रहे हैं फर्ज करें। सो टोटल आइटम्स कितनी होगी 100। तो जो यहाँ आप टाइप करेंगे ना ऑटोमेटिकली नीचे भी वही टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। आप 20 लिखेंगे नीचे भी 20 हो जाएगा, 5 लिखेंगे नीचे भी 5 हो जाएगा। सो ये पहला आइटम ऐसे होगा। सो अगेन क्या करेंगे हम, यूनिट पर केस एंड नंबर ऑफ केसेस, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट मूव करेंगे। जब हम आगे जाएंगे फिर अगली स्टेज, अच्छा इसमें ना हर स्टेज में वही लिखा होगा सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। तो जब आप ये सिंपली 2 बॉक्स फिल कर लेंगे ना तो सेव एंड कंटिन्यू आगे चले जाए। उसके बाद है कि आपके पास है अप्लाई टू सेल। अच्छा अब यहाँ पे जो ये जो फीचर्स है ना, इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ वो आपको बताएगा कि प्रेप गाइडेंस देगा। तो कहते हैं ना प्रेप कौन करेगा, और फिर हु प्रेप लिखा हुआ है। तो हु प्रेप में लिखते हैं अप्लाई टू ऑल अमेज़न और मर्चेंट। आपने ये बताना है कि जी प्रिपरेशन कौन करेगा। सो ऑफ कोर्स हमारा एक प्रेप सेंटर पहले से मौजूद होता है, तो हमारी जो प्रेप है, अगर हम एफबीए कर रहे हैं सो हम प्रेप करके भेजते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मर्चेंट विल बी प्रेप, मतलब अप्लाई टू ऑल के लिए हम कहेंगे कि सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो मर्चेंट प्रेप करके भेजेगा, क्योंकि हमने लेबलिंग तो लगा चुके होंगे।
लेबलिंग हम पहले ही अपने प्रेप सेंटर वालों को कहेंगे कि आप लेबल लगवा दें, या अगर कहीं वो पेयरिंग करना है या किसी पॉलिथीन बैग में डालनी है या किसी भी चीज में डालना है, वो हम अपने प्रेप सेंटर को देंगे कि वो करें। तो इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल में मर्चेंट अप्लाई करेंगे, अमेजोन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस स्टेज को भी फिर हम सेव एंड कंटिन्यू आगे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो जब हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो अगेन फिर आपसे पूछेगा कि लेबल्स कौन लगाएगा, हु लेबल्स, यहाँ पे देखें। सो आपने कहा जी मर्चेंट लगाएगा, वो कहेगा अच्छा मर्चेंट लगाएगा, तो फिर आप ऐसा करें प्रिंट ले लें उसका। तो हम यहाँ से ना इसका प्रिंट ले लेते हैं। प्रिंट लेने का मतलब हम आपको सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे और अपने जो प्रेप सेंटर है उसको भेज देते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट आपके पास आ चुकी भी है, उसके ऊपर जो लेबल लगाने हैं आपने, ये मैंने आपको प्रिंट दे दिया है, वो लेबल लगाते हैं। लेबल का मतलब है कि वो एक बारकोड सा होगा, वो बारकोड जो आप अक्सर जाते हैं यूरो स्टोर चले जाएं या किसी भी स्टोर में बड़े में चले जाएं तो वो स्कैन करके देते हैं, तो उसके अंदर एक बारकोड लिखा होता है। वो बारकोड जो है वो यहाँ से आप प्रिंट करें। वो प्रिंट करने के बाद आप अपने प्रेप सेंटर में दे देंगे, प्रेप सेंटर वाला उसको पेस्ट कर देगा आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर। याद रखें इंडिविजुअल प्रोडक्ट में हर यूनिट के ऊपर वो बारकोड लगेगा, ऐसा नहीं किसी एक पे लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देंगे जी मर्चेंट करने हैं सारी लेबल्स लगाने हैं, तो वो कहेगा ठीक है अगर मर्चेंट ने लगाने हैं तो आप लेबल ले लें। सो हम वो लेबल लेके अपने जितनी प्रोडक्ट्स होंगी ना उतने लेबल्स मिलेंगे। मतलब आपके 100 यूनिट है तो 100 होगा, अगर आपके 60 यूनिट है तो 60 होगा। देखो यहाँ लिखे हुए भी हैं यूनिट 60, तो 60 यूनिट है तो 60 के ऊपर लेबल लगा देगा, यानी कि जितने भी लेबल्स होंगे। अगेन जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारे पास होगा कंटिन्यू नेक्स्ट का बटन, तो हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। जब हम यहाँ पहुंचेंगे बस ये फाइनल डेस्टिनेशन के पास हम जा रहे हैं, उसमें ये होगा वो करेगा आपने एफबी क्रिएट की। ठीक है, आपने एफबी क्रिएट करने के बाद आगे इस आपका एक SKU है, आपके केसेस 3 हैं, आपके टोटल यूनिट 60 बनते हैं और आप शिप करेंगे इस डलास टेक्सास में। आप इस जगह पे आपको शिपमेंट की इजाजत मिली। अब ये जो चॉइस है ना शिपमेंट की, ये आपकी नहीं है, ये अमेजोन की चॉइस है। अमेजोन आपकी प्रोडक्ट खुद शिप करेगा और खुद बता देगा कि जी मैं इसको यहाँ भेजने लगा हूँ। अगर आपको ये जगह नहीं पसंद और आपको लगता है कि जहां मेरा प्रेप सेंटर है वो दूर है इससे और मुझे तो शिपिंग भी बड़ी पड़ जाएगी, इसको मैं आसान अल्फाज में ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि आप बैठे हुए हैं लेट्स सपोज लाहौर में और आपका प्रेप सेंटर भी है लाहौर में, और अमेजोन कहता है कि जी ठीक है आप प्रोडक्ट भेजें। जब आप भेजने लगते हैं तो अमेजोन कहता है ये कराची भेजूंगा, तो और पैसे भी आपसे लूँ। तो अब यहाँ पे आपको खुद ही होगा कि यार मैं लाहौर में बैठा हूँ तो लाहौर के प्रेप सेंटर में भेजो ना, अमेजोन के वेयर हाउस में भेजो ना। मैं कराची भेजूंगा और पैसे भी मैं दूंगा, मेरे लिए तो वो सूट ही नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं आप, फिर आप दोबारा सारे को डिलीट करते हैं प्लान कि मुझे ये जगह सूट नहीं करती या मुझे ये स्टेट सूट नहीं करती। फिर आप इस प्लान को डिलीट करते हैं और फिर शुरू से आते हैं वापस। जब शुरू से वापस आएंगे ना तो हो सकता है कि अमेजोन के पास चेंज करके यहाँ आप जिस स्टेट में आप बैठे हो उसी स्टेट में नॉर्मली करता है अमेजोन, ऐसा नहीं है। जहां आपका प्रेप सेंटर होता है ना नॉर्मली अमेजोन वहीं भेजता है, लेकिन बाज का ऐसा हो जाता है कि जिस करीबी प्रेप सेंटर में जहां आपका प्रेप सेंटर है उसके करीबी साथ जो वेयर हाउस है वो इतना फुल हो चुका होता है कि वहां पे कोई गुंजाइश ही नहीं होती, या डिमांड कहीं और से ज्यादा आती है कि जी आपका ये वाली जो प्रोडक्ट है लेट्स सपोज किसी और स्टेट में, जी गुजरांवाला में बहुत अच्छी बिक रही है या कराची में बहुत अच्छी बिक रही है। सो इसलिए वहां से वेयर हाउस से डिमांड आती है सारे प्रेप सेंटर्स को, सारे वेयर हाउसेस को कि अगर आपके पास कोई ये वाली प्रोडक्ट है तो हमारे पास गुंजाइश है, हमारे पास जगह है, आप इधर भेजें। सो ये एक उसका अंदर का टेक्निकल वो इश्यूज हैं। तो आप उसको फिर हैंडल कैसे करते हैं, आप इस प्लान को डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद दोबारा से नया बनाते हैं। हो सकता है आप घंटे बाद बनाएं, 2 घंटे बाद बनाएं या 1 दिन बाद बनाएं। सो ये वाली ऑप्शन खत्म हो जाए, नई ऑप्शन आ जाए, और नई ऑप्शन हो सकता है आपको सूट कर जाए, आपका जहां प्रेप सेंटर है उसके उसी स्टेट में हो। सो फिर हम उस प्लान को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे तो हम लिखेंगे अप्रूव एंड कंटिन्यू। अब ये आपने अपनी प्रोडक्ट वो जो है शिपमेंट बनानी थी वो अप्रूव कर दी, ठीक है ना। जब आप इसको अप्रूव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ऑफ कोर्स फिर आप अगली स्टेज पे चले जाएंगे। वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने तो डमी एक क्रिएट की थी, सो इसलिए मैं अगर मैं इसको अप्रूव करता तो अप्रूव हो जानी थी, तो फिर मुझे इसकी लिस्टिंग दोबारा से डिलीट करनी पड़ी। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन आप ये लास्ट स्टेज की तरफ आएंगे अगले पेज पे जिसमें वो अप्रूव एंड कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। इसमें बेसिकली हम यहाँ पहुंचे, देखें सेट क्वांटिटी हमने बता दी। ये यहाँ ऊपर देखें आपको एक बात सी नजर आ रही होगी जो अभी इस टाइम लेट्स सपोज अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो ये ऑरेंज टाइप या ब्राउन टाइप जो है रिव्यू शिपमेंट, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गए हैं। उसके बाद अगला है प्रेप शिपमेंट और उसके बाद है समरी। एक स्टेज रह गई है, जब एक लास्ट स्टेज आएगी तो उसमें अप्रूव हो चुकी होगी और आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो फिर जब आप वो शिपमेंट उठाएगा ना आपसे जिस प्रेप सेंटर का आपने एड्रेस दिया होगा, ठीक है ना, वो एड्रेस भी आप मतलब यहाँ पे लिखे ना लेफ्ट साइड पे सेट कंटिन्यू के नीचे बॉटम पे देखें लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम,
ये मैंने यहाँ से एड्रेस नहीं दिया हुआ, यहाँ आप पहले एड्रेस देते हैं कि कहाँ से उसने पिक करना है। शिप फ्रॉम, कहाँ से अमेजोन को चीज आएगी, तो यहाँ से लिखा होता है। वो फिर आपसे ये पूछता है कि अच्छा यहाँ से इस स्टेट से आपने इसको भेजा, और जो उसने अमेजोन ने एक पिछली स्लाइड में जो हमें एड्रेस दिया था, तो वो फिर उसके चार्ज पूछेगा आपसे कि आपको इतने पैसे कटेंगे, आर यू एग्री। तो फिर अगली स्टेज में हम वो पैसे काटने वाली स्टेज में चले जाते हैं, और हम एग्री करते हैं तो वो हमारे पैसे डिडक्ट कर लेता है। जो हमारे सेलर सेंटर में अकाउंट लगा हुआ होगा बैंक का, वहां से पैसे काट लेता है, और वो शिपमेंट वहां से वो फिर उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑटो फिर वो या आपका प्रेप सेंटर वाला भेज देता है, या वो खुद आके उनके यूपीएस वाले आके उनको उस चीज को उठा के लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो एक आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगली स्टेज में खुद ही 2-4 दिनों में लाइव हो जाती है। डिपेंड्स कि वो कितनी दूर है या कितनी करीब है। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा व्यू मैंने बताया है प्रेप सेंटर का, सॉरी उसमें सेलर सेंटर का, और इसमें शिपमेंट क्रिएशन का एक पोर्शन। ऑफ कोर्स जब आप खुद करेंगे, आप कहीं अड़ेंगे, हम अवेलेबल हैं, हम आपको बताएंगे कि ऐसे शिपमेंट क्रिएट होती है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आप सबको साथ लेके चलें। सो इसके लिए डोंट वरी। अब आपके कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो आप मुझे बताएं, से रिलेटेड या पिछले टास्क से रिलेटेड। दिस इज बेसिकली वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, और बेसिकली जितना हमने काम किया है ये वो लास्ट स्टेज थी, जहां से आगे और भी मसाइल हैं, डेफिनेटली हैं, वो नहीं खत्म होने। वो जब आप कोई रियल क्लाइंट्स के साथ एंगेज होंगे तो आपके साथ बहुत सारे इश्यूज रहेंगे जो शायद यहाँ डिफाइन नहीं हो पाएंगे। सो वो ऑफ कोर्स जब आप आते जाएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह इसमें गाइड भी करते जाएंगे। जी, कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाय बॉक्स विन का हमें पता चलता है यहाँ सेलर सेंटर से, तो वो हमें कैसे पता चलता है कि ये हम जो एक लिस्टिंग है उससे रिलेटेड है, या फिर जो है वो अगर हमने एक से ज्यादा लिस्टिंग बनाई है तो उसके बाय बॉक्स की इंफॉर्मेशन है? अच्छा, वो ऐसा होता है कि जब आप सेलर सेंटर आपके पास होते हैं ना, तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे, तो मैंने अभी बताया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते हो ना, तो आपको एक एक प्रोडक्ट को आप चेक करोगे, तो आपको जब आप उस प्रोडक्ट में जाओगे ना अपनी लिस्टिंग में, या लिस्टिंग देख लो अपनी, तो जब लेट्स सपोज आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपने पहली प्रोडक्ट को ओपन किया अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, तो आपने देखा बाय बॉक्स किसके पास है, आपके पास है। दूसरी प्रोडक्ट ओपन किया, उसका बाय बॉक्स देखा, वो आपके पास नहीं है। तीसरी देखा, उसके पास है, आपके पास। चौथी में नहीं है, पांचवी में नहीं है। तो इसका मतलब है आपकी 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने % बाय बॉक्स विन कर रही हैं, ठीक है ना। तो बाकियों के लिए आप या उनकी प्राइसेस चेंज करें, या वेट करें, या कुछ और फैक्टर्स होंगे तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। 100% बाय बॉक्स का मतलब है कि आपने 10 लिस्टिंग की हुई है, और 10 की 10 जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपको बाय बॉक्स विन दे रही है, आ रही है, आपको बाय बॉक्स मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको सारी लिस्टिंग में मिल रहा है। सर ये आईपीएल का जो आपने बताया था कि रीस्टॉकिंग का इसमें पता चलता है कि मीन्स अगर हमारे पास जो है वो फर्स्ट करें अगर 300 की हमारे पास लिमिट है इन्वेंट्री की, तो अगर वो कम होती जाएगी तो फिर उसके बारे में इसमें आएगा, या फिर जो है वो उसमें हम कितनी ज्यादा ऐड कर सकते हैं मजीद, वो आएगा? ये एक बार क्लियर कर दें। जी, आईपीएल का बेसिकली पर्पज ये होता है, ये आपका स्कोर है, ठीक है ना। ये समझे 1000 में से आपने कितने नंबर मार्क्स लिए हैं। अब बेसिकली होता ये है कि अगर कोई लेट्स सपोज आपने 10 लिस्टिंग की हुई है, और 10 की 10 लिस्टिंग लाइव हैं, और री स्टॉकिंग भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, सो इसका आईपी बहुत अच्छा चलेगा, 800-900 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 लिस्टिंग की हुई है, उसमें से 3 लिस्टिंग आपने डिलीट नहीं की, लेकिन आप उस पर काम भी नहीं कर, अमेजोन को तो नहीं पता ना कि आप उस पर काम करना ही नहीं चाह रही, तो आपकी नीयत है कि यार ये 3 लिस्टिंग मेरी है, बस खत्म हो गई, मैंने 20 यूनिट मंगाने थे, बेच दिया, मुझे मिल नहीं रही, या कुछ भी, सो आप उसको डिलीट नहीं करते बाज का। और बाज का ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही होती, बस आप इसी ताक में होते हैं कि कोई मिले तो मैं इसको लाइव करूंगा। तो अभी वो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था, लेट्स सपोज आपने 10 प्रोडक्ट किए हैं, उसमें से 4 आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, 3 लाइव हैं या 4 लाइव हैं, बाकियों का बिल्कुल एज पे चल रही हैं, 5-5 यूनिट 6-6 यूनिट रह गए। तो इसका मतलब है आपकी रीस्टॉकिंग जो है वो बहुत कम है, तो आईपी का ग्राफ जो है वो नीचे होना शुरू हो जाएगा। इसका बेहतरीन हल तो ये होता है कि आप जिस लिस्टिंग में काम नहीं करना चाह रहे, या जो आपकी पेंडिंग है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट अब मैं अभी नहीं करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, तो आप उसको डिलीट कर दें, या आप उसको क्लोज कर दें एटलीस्ट। तो उससे ये होगा कि आपकी जो बाकी लिस्टिंग है वो इफेक्ट नहीं होगी, और आईपी बेहतर होगा। अब आईपी का स्कोर का आपके अमेजोन से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक ये है कि जब आप लेट्स सपोज आप अमेजोन को कहते हैं कि जी मैं एक प्रोडक्ट में 200 यूनिट मंगवाना चाह रहा हूँ,
ठीक है। तो Amazon आपको कहता है कि जी आपका आईपी स्कोर जो है वो 300 समथिंग है या 200 है, या मतलब बहुत अलार्मिंग में है। सो आपकी तो पहली हिस्ट्री खराब है कि आप बेच नहीं पा रहे चीजों को, इतना स्टॉकिंग नहीं कर पा रहे, या आपकी प्रोडक्ट्स पहले से वैसे ही पड़ी हुई है स्टोरेज में। सो जितना स्कोर नीचे होगा Amazon आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप 200 ना भेजें, आप ऐसा करें 50 भेज दें पहले 15 दिन के लिए, फिर उसके बाद आपको ना कंडीशन लगा देगा। सो वो आप पहले 15 दिन के लिए आपने 50 भेज दी, फिर थोड़ी आईपी बेहतर हुई तो फिर आप अगली दफा 100 यूनिट भेज देते हैं, 50 भेज देते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि ग्राफ जितना नीचे जाएगा Amazon फिर आपको ना इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो नॉर्मली वो नहीं छेड़ता, लेकिन यह कि जब इस तरह की चीजें उसको नजर आएंगे, हेल्थ खराब हो रही है, तो फिर वो क्या करता है कि वो आपको ना सजेशन दे देता है कि ऐसा ना करें, ऐसा करें। सो ये फर्क पड़ता है इससे। और सर आपने एक बात बताई थी कि सर जब प्राइस सेट करते हैं उसमें, तो प्राइस सेट करते में आपने कहा कि हम उसमें ज्यादा लिखते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर एज अ वीए भी कर रहे होते हैं, तो हम जब अपने क्लाइंट को बताते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा, लेकिन हम उसमें जो है अपने प्राइस अगर ज्यादा दे रहे हैं और उससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो फर्क पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? क्या हमें स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट टाइम से ही हम उसमें जो है वो डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं? क्योंकि हमने जो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता ये है कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई ऑपरेट करते हैं वेबसाइट को, Amazon की वेबसाइट पे ओपन करते हैं, तो अब लिखा होता है जी प्राइस $40 और एक लाइन लगी हुई होती है रेड कलर की, और नीचे लिखा होता है 32। ठीक है। सो करंट प्राइस या किस तरह का लिखा होता है 32। एक्चुअली वो 40 जो है ना, वो उसने जब लिस्ट किया था तब का था, और नीचे लिखा होता है सेव 20% या सेव 12%। ये कोई डिस्काउंट वगैरह Amazon की तरफ से या सेलर की तरफ से नहीं है। होता ये है कि अट्रैक्शन है बेसिकली। आपने 40 की, लेट्स सपोज आपने सारी कैलकुलेशन की हुई है 32 पे, ठीक है। आपने अपने अपने क्लाइंट को भी बता दिया जी 32 पे मुझे $5 बचेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लिस्ट करेंगे ना, तो आप लिस्ट 40 पे करेंगे। अब उससे लिस्ट 40 पे ये होगा कि जब सेलर बायर आपके पास अट्रैक्ट होगा ना, तो बायर ये देखेगा अच्छा ये 40 की थी, अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। लेट्स सपोज हर कोई बायर इतना नहीं होता कि वो सारी चीजें देखे, उसके लिए सिर्फ इतनी अट्रैक्शन काफी होती है कि यार 40 की बिक रही थी, लेकिन अब मुझे सेव काट के किसी ने काट के इसको 32 का दे दिए। सो वो अट्रैक्ट होता है। इसलिए लिस्ट आप नीचे ना रखें, लिस्ट हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखें, ताकि ये आप डिस्काउंट नहीं दे रहे। आपने 32 का प्लान किया हुआ है, आपने बेचना 32 पे ही है। आपकी सारी प्लानिंग 32 पे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 32 का प्लान किया और आप 40 पे बेच रहे हैं, आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना 40 पे, क्योंकि सारे 32 पे बेच रहे हैं, आपको कैसे मिल सकता है? आप सिर्फ स्टार्ट 40 का कह के ना, जब आपकी लिस्ट लाइव हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो आ गई, एक्टिव हो गई है लिस्ट, उधर जाके फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप इसकी प्राइस जितनी मर्जी ऊपर नीचे मतलब कर सकते हैं। तो फिर हम उसकी प्राइस को एक उस लेवल पे ले आते हैं जिस लेवल पे बाकी सेलर बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर लेट्स सपोज हमारे 32 है, तो हम कहते हैं चलो ये 33 का हम बेचेंगे। सो ऐसे आप ऊपर नीचे प्राइस को ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा एंगेज करते हैं, लेकिन इतना जंप भी नहीं करेंगे कि 40 की आपने शुरू में लगाई और आप एकदम से कहें जी मैं तो 8 रुपए की बेचूं। बहुत क्लोज 20% तक आप बेसिक अपनी प्राइस अप एंड डाउन कर सकते हैं। सर एक बार Amazon बारकोड भी बता दीजिएगा कि Amazon बारकोड का ऑप्शन अगर आ जाता है हमारे पास, तो फिर हम मैन्युफैक्चरर बारकोड को रखने के लिए फिर क्या करें? अगर Amazon का ऑप्शन दे रहा है, तो वो Amazon बारकोड हमें फिर कैसे मिलेगा? दो तरह से सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन ये बनती है कि वो कहता है जी ओनली Amazon बारकोड, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। एक होती है जी मैन्युफैक्चरर बारकोड एंड Amazon बारकोड, तो उसमें आपकी चॉइस है, आप मैन्युफैक्चरर बारकोड यूज करें, Amazon बारकोड यूज करें। फिर आप ना प्रिंट लेंगी ना कुछ लेंगी। मैन्युफैक्चर बारकोड का मतलब है जिस ब्रांड से आपने चीज ली उसके ऊपर बारकोड पहले से लगा होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने आगे मूव करना, कोई प्रिंट नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। लेकिन अगर आप फिर भी Amazon बारकोड यूज करना चाहते हैं फॉर अ सेफ साइड, यार मेरे बारकोड मेरी प्रोडक्ट्स पे Amazon बारकोड लगने चाहिए, तो फिर आप वो भी लगा सकते हैं। तो सर फिर वो हमें मिलेंगे कैसे Amazon बारकोड? वो जब हम शिपमेंट के लिए प्रिंट लिखा होगा, प्रिंट योर लेबल्स। ओके, फिर इसमें हमें जो प्रीवियस मैन्युफैक्चरर वाले थे उसकी नीड नहीं होती, अगर हम ना चाहें लगवाना तो हम ना लगाएं, ओनली Amazon भी लगा सकते हैं। हाँ जी, Amazon भी लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हिना फहीम बात कर रही हूँ जी। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब हम मीटू करते हैं उसके बाद हम इन्वेंट्री वहां से परचेज कर लेते हैं, उसके बाद हमें सेलर सेंटर की एक्सेस होती है? नहीं, मीटू तो तब आप करेंगे ना, अच्छा मीटू तो तब आप करेंगे ना जब आपको सेलर सेंटर में सारा ये प्रोसेस कर लेंगे, देन यू आर बी एबल टू सी योर लिस्ट ना कि मीटू हो चुकी हूं मैं।
अच्छा अच्छा, हाँ, तो मतलब सेलर सारा सेंटर Me Too की है। एक्सेस हमें पहले मिल जाती है। ये सारा Me Too था, ये एक्चुअली अच्छा Me Too था। अच्छा अच्छा, तो सर अगर हम प्रेप सेंटर में बाद में भिजवाते हैं यहाँ से कोड्स लेके, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा सब हो रहा है सारा। क्विकली डिफाइन कर देता हूँ। आपने जी ब्रांड्स को ईमेल किया, ब्रांड्स ने जी आपको प्रोडक्ट दे दी, आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट पसंद आ गई, आपने ब्रांड को कह दिया ये ले पैसे और मेरी प्रोडक्ट फलाने प्रेप सेंटर में भेज दें। ठीक हो गया। आपने फलाने प्रेप सेंटर, चलो मैं उस फलाने प्रेप सेंटर का कहता हूँ जी, आपने टेक्सास में प्रेप सेंटर लिया हुआ है, आपने वहां पे भेज दी। जब आपने वहां भेज दिया, फिर आपने यहाँ पे शिपमेंट क्रिएट की, लाइक जिस तरह जिसको हम Me Too कहते हैं। ठीक है, शिपमेंट क्रिएट की, शिपमेंट क्रिएट करने के बाद आपको चाहिए बारकोड्स, उसके Amazon बारकोड चाहिए, तो आप यहाँ से बारकोड को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपने प्रेप सेंटर में ईमेल कर देंगे जी ये मेरी जो शिपमेंट आपके पास अब आई है, इस पे ये वाले बारकोड आपने लगाने हैं। वो कहेंगे ठीक है जी, ओके लगा देते हैं। वो जब लगा देंगे, फिर आप अपनी शिपमेंट पूरी क्रिएट कर लोगे। जब पूरी शिपमेंट फाइनलाइज हो जाएगी, चार्ज पैसे भी काट लेंगे, फिर Amazon ऑटो पे उस जगह का एड्रेस जो आपने पहले से दिया हुआ है, Amazon वहां जाएगा जहां के उसके जो कोरियर है उसका, वहां से वो चीज कैरी करेगा, आपके बारकोड को वेरीफाई करेगा कि ठीक है ये वाले थे, वो उठाएगा, Amazon अपने वेयर हाउस में ले जाएगा, आपका काम खत्म। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये Amazon बारकोड ओनली का जब ऑप्शन आता है तो क्या अगर ऑलरेडी हमें जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका कोड लगा हुआ मिला है प्रोडक्ट पे, तो क्या हमें वो हटाना पड़ता है फिर नहीं, अगर हटाना नहीं Amazon पड़ता, बारकोड? नहीं हटाना नहीं पड़ता, उसी के ऊपर लेबलिंग कर देते हैं या साइड पे भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसकी अगर प्रेजेंस हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर इसमें हम जब मर्चेंट को सिलेक्ट कर रहे थे प्रेप सेंटर के लिए और लेबल के लिए, तो अगर DDP वगैरह किया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी ना मर्चेंट की, उसमें तो फिर हम Amazon को एज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अगर DDP किया जा रहा हो। जी जी जी, अगला सवाल किसी का? अच्छा सर, आपने कहा था इनवॉइस जो है वो हमें लेनी होती है तो आगे Amazon जो है ना चेक करता है, तो हम जो है उससे होलसेलर से अभी तक हमने लिया नहीं है, तो पहले वो इनवॉइस हमें कैसे दे देगा कि चेकिंग हम कर सकें? अच्छा, और इसमें अगर मैंने वो दे देता ये है भी बताया है कि नॉट एग्जैक्टली बट दिस इज अ ट्रिक, और हर दफा ये नहीं भी लगता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो आपको पहले ही इनवॉइस पकड़ा देते हैं और कहते हैं जी अच्छा जी आप इसको पेमेंट करें। ठीक है, तो हम इसमें ये एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हम उसको कहते हैं कि जी आप मुझे इनवॉइस दे दें, पेड नहीं होती, ऑफ कोर्स वो पेड इनवॉइस नहीं होती, आप उसको कहते हैं आप मुझे पेड इनवॉइस बाद में दे दीजिएगा, मैं अपने अकाउंट ऑफिस में या जो भी मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको मैं अपनी इनवॉइस दूंगा तो आपको पेमेंट हो जाती है अभी। सो अब ये ट्रिक है, आप उससे ले लेते हैं। सो नॉर्मली लग भी जाता है, नॉर्मली लोग कहते हैं नहीं जी पहले आप पेमेंट दें फिर हम आपको इनवॉइस देंगे। सो दोनों केसेस हैं, सिनेरियोज डिपेंड। ठीक है, लेकिन अगर इनवॉइस मिल गई है तो वो हम चेक कैसे कर दें, Amazon से कैसे चेक करवाते हैं? देखिए जब आपके पास अगर लेट्स सपोज आपके पास इनवॉइस आ गई है, सो अब ये भी अगेन यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। जब आप प्रोडक्ट को लाइव करने की कोशिश करते हैं या Me Too करने की कोशिश करते हैं और आगे लिखा हुआ आता है अप्लाई टू सेल, ठीक है, जब उस अप्लाई टू सेल को आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके से दो चीजें मांग सकता है। वो हो सकता है आपसे मांग ले पिक्चर एंड इनवॉइस। तो जब आपसे मांगेगा पिक्चर फिर आप फंस गए, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो ली नहीं हुई, आप तो पिक्चर पहले कैसे ले सकते हैं जब तक आप खरीद ना लें। एक दूसरी बात है, फिर आप क्या करें इस सिनेरियो में, क्या करेंगे इस सिनेरियो में, फिर आप अपने होलसेलर से पूछेंगे जी मैंने ये चीज, फिर डायरेक्ट पूछेंगे आपके Amazon पे बेचनी है, अब मुझे बताएं आपकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल है। अगर वो कहेगा कि जी चेक करें, कोई भी आपको वैसे गारंटी कोई भी नहीं करता, हर सेलर यही कहता है, सप्लायर यही कहता है कि जी 99% केसेस में मेरी एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्योंकि Amazon किंग है वो अपनी मर्जी भी करता होता है। सो फिर उस केस में क्या करते हैं कि फिर आप उसको पहले ही कंडीशन दे देते हैं कि अगर ये इनवॉइस एक्सेप्टेबल ना हो तो मैं आपको चीज रिटर्न कर दूँ। ठीक है, या पहले उससे मनवा लेते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अप्लाई टू सेल करते हैं और डायरेक्ट आपके पास सिर्फ यही आता है कि अपलोड द इनवॉइस। उस केस में आप विन विन सिचुएशन में है, उस केस में आप सीधी इनवॉइस अपलोड करें, 2 घंटे बाद आपको जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेबल हो जाता है तो आप उसको पे करें और चीज उठा लें। अगर नहीं होता तो आप फिर दोबारा सप्लायर के पास जाएं और फिर वही बात कहेंगे जी आपकी एक्सेप्टेबल होगी या नहीं। उसको ये ना कि मैंने चेक की, उसको कहेंगे जी आपकी होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर मैं आपको चीज रिफंड कर दूं। ठीक है सर, थैंक यू। सर अगर हम अपनी जो शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, इसे अगर फर्ज करें कोई किसी को सिखाने के लिए, जैसे कि अभी आप हमें जो है वो इंटरफेस के थ्रू बता रहे थे, अगर कोई लाइव अपने सेलर सेंटर पे इस तरह से 2-3 बार शिपमेंट क्रिएट करता है, उसे डिलीट कर देता है, तो इससे सेलर सेंटर पे क्या असर पड़ता है? ये डिलीट करने के बाद कोई असर नहीं पड़ता, वो खैर है।
लेकिन वो हम यहाँ इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि रिकॉर्डिंग है, फिर ये आगे भी जाना है तो फिर किसी की प्राइवेसी खराब होती है, तो फिर डेफिनेटली नॉट। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ जो हाँ नहीं, हम वैसे कर रहे कोई होते फर्क हैं। नहीं। वैसे शिपमेंट क्रिएट करने के बाद एक स्टेज पे उसने अपने आप को रोकना ही रोकना है, और वो स्टेज है जब वो कहते हैं कि जी आपने पेमेंट दें। तो पेमेंट तो कोई भी नहीं देगा ना, खाली सेलर सेंटर के शिपमेंट क्रिएशन करने के लिए वो $10 $15 नहीं फजूल में क्यों देगा। तो वहां उसने रोकना ही रोकना है। जब वो वहां रुक जाएगा इट मींस पेमेंट नहीं कटी, तो अब उसकी बात है हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बस उसने डिलीट कर देनी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सर ये जो प्रेप सेंटर अगर हमारा कहीं और किसी और सिटी में कर देते हैं तो उसको जो है वो अगर फर्स्ट से हमने 3 से 4 बार ट्राई कर लिया, 2 दिन के बाद भी ट्राई कर लिया, दोबारा प्रेप सेंटर का वही ऑप्शन आ रहा है अगर और वेयर हाउस का, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में फिर वेट ही करना चाहिए, या तो फिर आप ये कर लें कि रिस्क ले लें और आप अपना जो बजट आपने बनाया हुआ उसमें देख लें कि इस बजट में आप पहले मैंने प्रेप शिपमेंट, इसको बोलते हैं इनबाउंड, जो अंदर आपके अमेज़न प्रेप सेंटर से चीज उठा के वेयर हाउस में भेजी जाती है, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड। सो आपने एक इनबाउंड की फीस लगाई थी कि यार ये मुझे $1 की पड़ जाएगी, लेकिन वो आपको पता चलता है नहीं ये तो मुझे $3 की पड़ रही है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन में देखें मेरे $2 और नीचे चले गए। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप करें, नहीं तो फिर सब्र कर लें, प्रेप सेंटर में चीज पड़ी है पड़ी रहने दें, 2-4 दिन और के बाद देख लें। प्रेप मतलब सेंटर ऐसा कितने चार्ज करेगा? नहीं, 1 हफ्ते के तक प्रेप सेंटर चार्जेस नहीं करते, कि इतनी स्टोरेज वो ले लेते हैं। हम महीना तो नहीं पड़ी रह सकती। हाँ ये है कि 2-4 दिन आप उसको कह सकते हैं कि जी मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, मैं वापस आकर शिपमेंट क्रिएट करती हूँ, फिर मैं बना दूंगी आपको दे दूंगी, तो 100 बहाने हैं वो बंदा बना ही लेता। सर आई एम सॉरी, ये आईपीएल का मैं पहले भी आपको पूछ चुकी हूँ, लेकिन एक चीज और मुझे भी कंफर्म करनी थी कि आपने जो आईपीएल का बताया था कि ये हमारे रीस्टॉकिंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर जो फर्ज करें आपने 411 शो किया हुआ था, तो इसका कोई एग्जैक्ट मार्किंग तो नहीं होती ना कि इसमें इसका मतलब ये है कि 411 मैंने ऑलरेडी रीस्टॉक कर लिए हैं, ये एग्जैक्ट नंबर होता है? नहीं, ये स्कोरिंग उसकी अपनी है, रीस्टॉकिंग और वो सारी चीजें उसकी अपनी है। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि मेरी 411 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी किसी का मजीद क्वेश्चन? सर अगर हमने मी टू किया है और नहीं बिक रही है, वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं जा रही है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? जैसे पीएल में तो हम पीपीसी वगैरह लगा लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अपनी प्राइसेस को छेड़ें, ऊपर नीचे करें, और एटलीस्ट हमने वो एक लेवल देखा हुआ है कि यार यहाँ से नीचे तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो उस लेवल पे जाके बेच दें। लेकिन इतना वो वेट करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन वेट ही होता है, बिकॉज आपने अगर एस्टिमेशन लगाया कि मेरी चीज 10 दिन में बिक जाएगी और वो 10 दिन में नहीं बिक रही है, वो लेट्स सपोज 20-25 दिन में बिक रही है, तो कोई बात नहीं, वेट कर लें, बजाय नुकसान में बेचने की। बिक ही जाती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना बिक रही हो, वो बिक ही जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना इमेच्योर सेलर है, क्योंकि बहुत इमेच्योर सेलर है ना, वो ऐसा होता है कि आपने $30 की चीज को ना वो करते 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 20 पे ले जाते हैं, लेकिन वो 20 पे लेके जाके ना वो फिर सारे आउट हो जाते हैं, फिर आपकी बारी आ जाती है। सो इट बेटर कि यू हैव टू बी वेट, ये ज्यादा अच्छी सिचुएशन है बजाय इसके कि आप उसको नुकसान पे या लेवल पे जाके बेच दें। सो यू शुड वेट। सर हमने जो असाइनमेंट किए उसमें आपने डिफरेंट क्राइटेरिया दिए थे हमें, तो सर ऐसा कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि जो अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हमसे कहता है कि मुझे एक अच्छी सी होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढ के दें, और मतलब उसको खुद कुछ नहीं पता, बाद ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, कहते बस आप पे डिपेंड कर रहा हूँ कि आप मुझे ढूंढ के दें, तो हमारे कोई ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि हम क्या क्राइटेरिया यूज करें होलसेल की प्रोडक्ट ढूंढने? देखिए कुछ बुकिश क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, और बुकिश क्राइटेरियाज में आपको एक सिंपल सी सादी सी बात बताऊं, इस टाइम तकरीबन कोई पूरा पाकिस्तान नहीं तो इतने की दुनिया काम कर रही है, मतलब होलसेल के ऊपर पूरे पाकिस्तान जितनी दुनिया लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट्स पे काम करें, तो ऐसा हर कोई तकरीबन एक बुकिश नॉलेज जो किसी ने एक ने मेंटोर ने बता दिया उसी पे चल रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि लेट्स सपोज आप जिस ब्रांड से ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रही हैं उसको रोज 50,000 ईमेल्स आ रही हैं और इसी पैटर्न पे आ रही हैं जिस पैटर्न पे आप जा रही हैं, या उस वही ब्रांड ढूंढे। इसलिए हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें,
ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट क्राइटेरिया पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेम बुकिश क्राइटेरिया पे आपको एक जैसे रिजल्ट मिले, वो आप भी वही कर रहे हैं, दूसरा 10,000 लोग वो वही करी जा रहे हैं। सो जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप थोड़ा सा चेंज करें, न्यू मेथड्स बनाएं, खुद बनाएं। वो बात है कि जब आपके सर पड़ती है ना, फिर आप खुद सोचते हैं, फिर हम नए नए क्राइटेरिया बनाते हैं। तो कोई क्राइटेरिया भी ऐसा नहीं है जो आप कह सकते हैं कि जी 100% बस इसी पे फोकस करें। कुछ लोग होते हैं जो हर रोज 10 लोगों को ईमेल 10 ब्रांड्स को ईमेल करते हैं, तो हफ्ते में वो 70 लोगों को ईमेल कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में सिर्फ 10 लोगों को ईमेल करते हैं और सिर्फ उन 10 के पीछे पड़ जाते हैं और उनमें से अकाउंट निकाल लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी नेचर और आप क्या सोच रहे हैं और आप इसको कैसे करना चाह रहे हैं। कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है। हाँ, मतलब कोई मुझसे पूछे तो मैं एक तरीका बता देता हूँ और बस वो पैटर्न बना दे कोई, तो वो फिर उसकी मर्जी। अदरवाइज मैंने तो एक तरीका ही बताया था। तो ऐसा ही हो रहा है कि मेंटोर्स जो हैं वो एक तरीका बताते हैं और आगे स्टूडेंट समझते हैं शायद यही एक तरीका है, तो वो फिर उसी तरीके पे वो बन जाता है। वरना बहुत डिफरेंट। अब आप यूएसए में चले जाएं तो यूएसए के लोग क्या करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मार्केट्स होती हैं होलसेल, वो सीधा होलसेल में खुद चले जाते हैं, खुद जाके वो प्रोडक्ट्स वहां से उठा लेते हैं। उनके तो होलसेलर वो डिपार्टमेंट्स बड़े बड़े बने हुए हैं, वो सीधे होलसेल में जाते हैं, जाके प्रोडक्ट्स, इसलिए वो सक्सेसफुल है। अब हम वो कर नहीं सकते, तो तरीका तो वो भी है। सो आप इसको ये बॉर्डर लाइन नहीं कर सकते कि जी ये वाला तरीका बस यही चाहिए, ये आपको रोज सोचना है। अब मैं आपको बताऊं बेस्ट वे क्या है। बेस्ट वे है कि आप हर हफ्ते की प्लानिंग करें, ठीक है ना। आप जब हम शुरू में करते होते थे तो हम हर हफ्ते की प्लानिंग करते थे कि इस हफ्ते हमने ऐसे मूव करना है। लाइक मैंने इस हफ्ते इस तरह की सर्चिंग करनी, नेक्स्ट वीक में मैंने इस तरह की सर्चिंग करनी, और फिर पूरे महीने में जब 4 डिफरेंट तरीकों से सर्चिंग की और फिर रिजल्ट देख लिया, अच्छा पहले महीने हफ्ते में मैंने ये किया था तो मुझे ये रिजल्ट मिला, दूसरे में ये किया था ये मिला, ओके ये वाला अच्छा है, मेथड नंबर 2 मेरा बहुत अच्छा है, लिहाजा अगले महीने में पूरा मेथड नंबर 2 यूज करूँ। सो ऐसे सर जिस तरह पीएल में होता है ना कि $15 से अबव लेते हैं, मतलब 15 to 40 के बीच में हम लेते हैं प्रोडक्ट, वो तो बजट के लिए होता है। जी सर, लेकिन वो कहते हैं ना कि इससे नीचे आप लेंगे अगर 14 से तो फिर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो इस तरह होलसेल में भी कोई लिमिट है कि इस रेंज में हमने लेनी है कॉस्ट, ऑफ कोर्स प्राइस उसकी इस रेंज में होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ऑफ कोर्स देखो, जो चीज आपकी बिक्री $10 की बिक रही है और अमेजोन की फीस भी निकल रही है, आपकी प्रेप सेंटर की फीस भी निकल रही है और आपकी कॉस्ट भी निकल रही है, इन सारी चीजों के बाद आपको क्या बचेगा? वो चीज ही 10 की बिक रही है। सो ऑफ कोर्स बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आप ना कोशिश करें कि 15 से 20 से ऊपर, ताकि आपको भी तो कुछ बचे। सर अपर लिमिट कितनी, मतलब वो 40 तक? अपर जितनी जेब खुली हो किसी की, अपर लिमिट नहीं। अपर तो इसमें होलसेल में $200, $300 की भी चीज लोग उठा लेते हैं। अपर की कोई लिमिट नहीं है अपर। लेकिन अगर आप रीजनेबल लिमिट के, अगर मुझे रीजनेबल लिमिट्स के हैं आपके इनिशियल लेवल पे क्या करना चाहिए, तो अपर अब मैं मतलब मैं विद द सिनेरियो बता सकता हूँ आपको। अपर कि आप अभी इनिशियल अगर लेवल पे हैं तो फिर आप जाएं 15 से लेकर लेट्स सपोज 40 तक जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अकाउंट आपका अच्छा हो गया, पीछे इन्वेस्टमेंट भी है, तो फिर आप 40 क्रॉस करके 100 के अंदर रह सकते हैं, और अच्छा हो गया तो आप 100 से अबव भी जा सकते हैं। आपने कौन सा 1000 यूनिट खरीदने हैं? आपने जब भी खरीदना है वो 20-25 यूनिट ही खरीदने हैं ना। तो अगर आपने 100 रुपए की भी कोई चीज खरीदी है और 20 यूनिट खरीदे तो 2000 की शॉपिंग करेंगे ना। पीएल में तो ये होता है ना कि आपने लेट्स सपोज $15 की चीज खरीदी और आपने 1000 यूनिट कर लिया, तो 15,000 तो आपका स्ट्रेट अवे यहीं चला जाएगा। सो इसमें होलसेल में थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया, वो सिचुएशन टू सिचुएशन मूव करते हैं। सर कोई क्या ये पॉसिबल है कि रहे होते हैं तो जी जब हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें रिव्यूज भी देखते हैं और इसी तरह सेल्स भी देखते हैं, रेवेन्यू भी। लेकिन सर अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसका $200 की है, तो एक पीस सेल होने पर एक रिव्यू आएगा लेकिन रेवेन्यू आया $200, और एक प्रोडक्ट है जो कि $10 की है, तो वो तो कई टाइम्स बिक कर जो है उसके रिव्यूज भी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी रेवेन्यू जो है वो $200 जब पहुंचेगा। तो ये कैसे, फिर हम कैसे जज करेंगे कि रेवेन्यू, तो हालांकि सॉरी आपकी आवाज कट गई।
दोबारा पूछिएगा। जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। वो आपकी बात कट गई, मुझे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कि एक प्रोडक्ट ऐसी है जो $200 की है, तो जब वो सेल होती है तो रेवेन्यू शो होता है $200 और रिव्यू डेफिनेटली एक ही होगा। अच्छा, और एक दूसरी प्रोडक्ट है जो $10 की है, तो वो जब 20 टाइम्स यानी कि 20 पीस उसके सेल होंगे तो जाके रेवेन्यू जो है ना $200 होगा और रिव्यूज जो है ना 20 हो जाएंगे वहाँ। तो अब हम कैसे जज करें कि एक जगह रिव्यू जो है एक आ रहा है, रिव्यू नंबर 1 है और नंबर ऑफ रिव्यू दूसरी प्रोडक्ट में 20 है, लेकिन रेवेन्यू दोनों का $200 है। तो जज क्या करना है? तो जज हम इसमें किस प्रोडक्ट को अच्छा काउंट करेंगे, कंसीडर किसको किया जाएगा? अब देखिए ना, वो आपकी डिपेंड करता है। अब आप कोई बच्चे की साइकिल ले लें और दूसरी तरफ से आप कोई जहाज ले लें, तो ऑफ कोर्स दोनों का कंपैरिजन आप क्या करेंगे? वो जितने ज्यादा बड़ी चीज होगी उतने बायर भी उसके उतने कम होंगे। सो ऑफ कोर्स जिसके 20 यूनिट्स बिक गए हैं उसके रिव्यूज भी अच्छे आ रहे होंगे, और जिसके बिके ही 2 यूनिट हैं उसके क्या रिव्यूज आएंगे? सो सेम एज इट इज, आपने ओवरऑल उस लाइफ देखनी होती है कि इस लिस्ट की कितनी लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक ने 1 साल में 5000 रिव्यूज इकट्ठे कर लिए हैं और एक प्रोडक्ट ने 1 साल में 15 रिव्यूज किए हैं, तो हमारे लिए ऑफ कोर्स फिर वही पॉसिबिलिटी बेहतर है कि हम उसमें जाएं जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज जो है ना वो ज्यादा होने चाहिए। तो हाँ देखिए, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं है किसी लिस्ट में, वो अभी लिस्ट नहीं है ये, तो अगर लिस्ट पिट गई तो आप भी पिट जाएंगे। सो इसलिए बड़ा ये देख के चलना है कि जी लिस्ट ऐसी हो कि जो ऑलरेडी थोड़ी मेच्योर हो चुकी हो, मतलब जिसके 400-500 रिव्यूज भी हैं, ठीक है, मेच्योर हो चुकी है, उसको टाइम ज्यादा गुजर गया, साल से ऊपर हो गया। सो इट मीन्स कि वो एक अच्छे बिहेवियर में। अगर आप ऐसी लिस्ट को पकड़ लेंगे जिसकी अभी रिव्यूज बहुत कम है, इसका मतलब है उस पर पीपीसी वगैरह चल रही होगी, अभी कोई और चीजें चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जिस दिन वो रुक गई आपकी सेलें भी रुक जानी है, सारी फेक सेलें। तो इसलिए आप अच्छी लिस्ट में जाए। सर हमने जो ईमेल की ब्रांड को, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी आए हैं हमारे पास। आगे का हम क्या करें? अब हमने तो कुछ आगे कुछ किया नहीं फर्दर उसके साथ कांटेक्ट। देखें, वो पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो किस तरह के आए हैं ये आप देखेंगे। अगर तो वो बगैर आपकी कंपनी जाने बगैर आपको कह सकते हैं कि जी हमें आप ये लिस्ट ले लें, प्राइसेस ले लें, तो फिर तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कंपनी के बगैर आपको नहीं दे रहे, तो या तो फिर आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करें, मेन सैफ साहब से कांटेक्ट करें, और वो आपको बता देंगे कि आगे किस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप पुट इन करके उनको चला सकते हैं। सो मतलब इस तरह ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर आप उसे सर एक्चुअली हमें अभी इतना समझ नहीं आ रहा ना सर। पॉजिटिव है, उन्होंने कहा है कि ये इस साइट पे आप कांटेक्ट करें या ये जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तो अब उसके आगे मतलब फर्स्ट टाइम तो हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली जब आपके पास रियल क्लाइंट अटैच होंगे तो ऑफ कोर्स तभी ये सारी मुमकिनात हो सकते हैं। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो भेजें, हम उसमें आपको बताएंगे अच्छा आप इसका ये रिस्पांस आएगा, आपको आगे ये करना होगा। अगर तो वो पॉसिबल हुआ आगे जाना विदाउट कंपनी इंफॉर्मेशन, तो हम आगे चले जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कुछ कंपनी के हिसाब से कुछ देख लेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन ये है कि ब्रांड्स हों या सप्लायर हों या डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, वो जो है वो कंपनी इंफॉर्मेशन जरूर मांगते हैं, दैट्स इट। बट मेरा मकसद वहां पे आपको ईमेल करवाना ये था कि आपको एक किस्म का कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, अगर मैं ईमेल करूंगी या करूंगा तो कोई ना कोई आगे से रिस्पांस देगा मुझे। बस आगे मुझे उनके साथ कैसे चलना है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल की बात है, वो फिर अगले फेज में हम बात करते हैं जी अब हम उसको आगे कैसे, वो फिर आप मुझे ईमेल टू ईमेल बताते जाएंगे तो फिर हम चलते जाएंगे। प्रैक्टिस आपको बहरहाल वो के लिए दिया था मैंने, तो आप ऐसे करें। जी सर, हमारा टास्क था उसमें मैंने डाले में सारे रिस्पॉन्सेज ना, जो आपने हमें टास्क दिया था ईमेल के, तो वो सारे मैं देख लेता हूँ फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि सर। लेकिन मुझे तो अभी फिलहाल तो मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि अब मैं उसका आगे क्या करूँ। मेरे पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस यही मैं आपसे
कंफर्म ठीक करना है, चाह चले रही मैं वो टास्क देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। और फिर मैं अगेन सबको लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्लाइंट हंट करना है तो सबसे आसान मेथड क्लाइंट का जो हंट करने का वो ये है कि आप अगर करना चाहते हैं काम, तो आप इस पोजीशन पे आप हैं कि आप किसी क्लाइंट को, ये तो नहीं मैं कह रहा कि 100% हैंडल कर लेंगे, और 100% आप होलसेल में कर भी नहीं सकता एक बंदा, काफी लंबा चौड़ा काम। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो आपके लिए होलसेल का FBA बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप फेसबुक पे जाएं, डिफरेंट ग्रुप्स में जाएं और आप अपने आप को एज ए VA शो करें, उससे थोड़ी सी बातचीत करें और उसके बाद आप मेरी बात करवा दें, ठीक है ना। सो उससे ये होगा कि हम आपको साथ लेके चल सकते हैं, आपके हेल्प कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट को मैच्योर करने में। सो उसको जब ये लगेगा क्लाइंट को कि नहीं पीछे कोई बंदा ऐसा है जो काम को जानता है और समझ सकता है, सो वो फिर आपके लिए करेगा। लेकिन अभी स्टेज पे आप किसी भी क्लाइंट से बात करेंगे तो वो भी शेकी हो जाएगा। अगर वो कुछ जानता हुआ तो फिर तो बहुत ज्यादा वो बुरा फील करेगा। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आते हैं, सो फिर हम आपकी फुल हेल्प करने को तैयार हैं। सर वही तो स्टार्ट ही करना मुश्किल हो रहा है ना, वही स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है। मैं बताता हूँ, आप जाएं फेसबुक पे जाएं और डिफरेंट ग्रुप्स में अपनी पोस्ट डालें कि जी मैं VA हूँ और मैं 100% A to Z सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी कुछ पोस्ट बनाएं या किसी की पोस्ट आती है उस पर आप कमेंट लिखें और थ्रू ई-कॉमर्स करें। और फिर कोई आपसे बात करे तो आप कहेंगे जी हम ई-कॉमर्स के साथ एंगेज हैं, हम उनकी VA टीम है, आप सब हमारी टीम है। ऑफ कोर्स आप सब हमारे, आप में से कोई एक बंदा अभी होलसेल के हवाले से, अभी जो क्लासेस हुई हैं उसके हवाले से, LLC की फॉर्मेशन के हवाले से किसी किस्म का कोई क्लाइंट है और आपसे मैच्योर नहीं हो रहा, सो हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, हम आपको उसके साथ मैच्योर करेंगे। मेरे ख्याल से सर जका ने तो शायद पहले भी या हमने भी अनाउंस भी किया हुआ था कि अगर आप LLC फॉर्मेशन के लिए कोई क्लाइंट लेके आते तो हम आपको $50 देंगे। ये शायद पेड था टास्क। सो बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स ने ऐसा किया भी है, उनको मिला भी है। सो आप सर मैंने भी ट्राई किया 2-4 लोगों को, लेकिन किसी ने फिर रिप्लाई नहीं किया। तो बस मैंने तो फर्क ये है कि यहाँ पे मिस मैं आपको चले पर्सनल लेवल से बात शुरू करता हूँ। मिस बेला होंगी यहाँ पे, 2 दफा वो मुझे मैंने वो पोस्ट भी VA में डाली हुई है, तो चलो मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगा। 2 दफा तकरीबन जब से मैंने ये अनाउंस किया है, 2 दफा वो 35,000 ले चुकी है। ये बहुत पर्सनल बात है लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी इंकरेजमेंट हो। सो अब एफर्ट चेक करें तो एफर्ट ये है कि वो 2 लोगों के साथ बात नहीं कर रही या 2-4 लोगों से बात नहीं कर रही, वो 50-60 लोगों के साथ बात कर रही है, तो उनमें से उन्होंने निकाल लिए 4-5। सो इसी प्लेटफॉर्म से इसी तरह की क्लासेस लेके वो कमा रही हैं। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें कुछ एफर्ट्स पुट करनी है, तब होगा। वो आप क्लाइंट ढूंढें A to Z सर्विस का, या वो आप करें LLC की फॉर्मेशन का, या आप अपना बिजनेस करें, इन तीनों केसेस में यहाँ पे जो है वो एक जैसी लेवल की अप्रोच होनी चाहिए। जी मैंने कर, तो आप कर भी लें। सर ये ऑफर सिर्फ होलसेल के लिए या PL के लिए भी है? नहीं, हम सिर्फ होलसेल को बैक करें। PL मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, PL बहुत रिस्की बन जाता है, फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि आपने मैनेज करना होता है, सो वो फिर हम अपने एंड पे करें तो करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स के साथ PL करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। अभी नहीं करें हम, शायद वैसे प्लानिंग कर रहे हैं कि अप्रैल में हम चलाएं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिर्फ होलसेल का करें। तो आप भी होलसेल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको सीरियस बात बताऊं, आप 100 क्लाइंट्स दिन में अगर फॉर एग्जांपल सोचते हैं ना कि हमने कोई बिजनेस करना है, Amazon पे कोई बिजनेस करना है, उनमें से कोई 80 क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो होलसेल करना चाहते हैं। क्लाइंटेज बहुत ज्यादा है होलसेल की, PL की क्लाइंटेज बहुत कम, क्योंकि कोई भी बंदा ना 30-40 लाख रुपए लगाते हुए 10 दफा सोचता है और 10 दफा वो इंटरव्यू करता है किसी बंदे का कि मैं 30-40 लगा किसके पीछे लगाने लगा, ठीक है। लेकिन होलसेल में 5-7 लाख की गेम होती है और आपके क्लाइंट बहुत ज्यादा है, मैच्योरनेस बहुत ज्यादा है क्लाइंट की, और लॉन्ग टर्म चलने वाले क्लाइंट्स होते हैं। PL में तो ज्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो बदलते ही रहते हैं कि जी इससे ये कम करवा लिया, उससे वो करवा लिया, इससे लिस्टिंग करवा ली, उससे PPC चलवा लिया, उससे ये कर लिया, उससे ये कर लिया, वो सारी चीजें वो तकरीबन ऐसे बदलती रहती हैं। तो होलसेल में ये होता है कि एक क्लाइंट आपका वो फिर थ्रू आउट द लाइफ वो आपके साथ साथ चलता है जब तक आप उसका बिजनेस सही तरीके से चला लें। और सर ये जो एक न्यू अकाउंट होता है, अगर कोई बिल्कुल फ्रेश और न्यू अकाउंट है तो उस पर होलसेल हो सकती है? हाँ, अकाउंट पे ही होलसेल होती है, उसको बस अपग्रेड करना पड़ता फ्रेश है। अकाउंट? फ्रेश अकाउंट से मुराद क्या है आपकी, इंडिविजुअल या प्रोफेशनल? न्यूली ओपन अकाउंट जो होता है, इंडिविजुअली डेफिनेटली।
हाँ नहीं, इंडिविजुअल पे होलसेल हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल पे मसला ये है कि हर प्रोडक्ट के पीछे तकरीबन $1 या $0.99 आपको पे करने पड़ेंगे ना, तो वो सूट ही नहीं करता। आप महीने में सर आई 500 थिंक ये यूएई में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई डिटेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो अमेज़न की पॉलिसी में ना इंडिविजुअल अकाउंट से पैसे काटते हैं लेकिन यूएई मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं है होलसेल के लिए। जी। अच्छा खैर, मैंने यूएई में किया नहीं काम, तो मुझे नहीं आइडिया, फिर आप कह रही हैं तो फिर आई डोंट नो कैसा मैं है। सर स्टार्ट करने लगी हूँ तो इसलिए मैंने पता किया है, तो अभी तक मुझे इतना पता चला है कि वहाँ ऐसा नहीं है। तो फिर कोई खास अनायत है यूएई के लोगों के लिए अमेज़न पॉलिसीज में, क्या कह सकता हूँ मैं? सर अभी जितने लोगों से पूछा था तो उनसे यही पता चला है, आगे मैं मजीद कंफर्म करूंगी इस बात को। सर मुझे एक बात आपसे कहनी थी। 20 यूनिट मंगवा लें, कहीं से पता चल जाएगा आपको 20 यूनिट्स में। जी सर। सर ये जैसे कि आज आपने हमें शिपमेंट का जो इंटरफेस शो किया था, क्या ये पॉसिबल है कि अपकमिंग किसी क्लास में जो है वो आप हमें मीटू करना सिखा दें, कि मीटू का इंटरफेस आप हमें किसी भी तरह मतलब प्रोडक्ट हाइड करके या जो भी। ये मीटू ही था, ये मीटू है। जब मैं आगे जाके शिपमेंट क्लोज कर दूंगा तो मीटू हो जाएगी ना। तो सर ये अच्छा किसी के एसिन पे जा ओके ओके हाँ समझ आ गया सर। पीएल नहीं है, पीएल नहीं है, ये होलसेल है, ठीक है ना, वो मिक्स ना करें। अच्छा जी, अब थैंक यू वेरी मच सबका। अभी आप हमारे साथ ही हैं, और अगर कोई भी बात पूछनी होगी या कैसे भी, तो आप मोर देन वेलकम पूछ सकते हैं। अब आप मार्केट में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, मूव करें, और डायरेक्टली कांटेक्ट करें मुझसे या सैफ साहब से, जका साहब से, अब्दुल साहब हैं। सो डायरेक्टली आप कोई क्लाइंट भी लेते हैं होलसेल का, या कोई क्लाइंट लेते हैं एलएलसी का, तो डायरेक्टली क्लाइंट लेने का तरीका ये होता है, हमेशा याद रखें कि क्लाइंट आपके पास, क्योंकि अभी हाफ नॉलेज है, फुल नॉलेज नहीं है, तो आपका हाफ नॉलेज से क्लाइंट जो है वो शेकी हो। सो बेस्ट वे ये होता है कि आप किसी क्लाइंट को लेके आते हैं मेच्योर